हेलो एवरीवन, आप सभी को रमेश का नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। अभ्यास डीपीक्यू सेट नंबर 39 के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। हमारी टैगलाइन है, अब सवाल तुमसे डरेगा। अगर आप ये डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे, सॉल्यूशंस को देखते रहेंगे, तो आपकी अप्रोच में बहुत ही भयंकर इम्प्रूवमेंट होगा और एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको परेशान कर पाएगा। आप क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व कर पाएंगे, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, कुछ नई नई चीज़ें भी सीखने को मिलती रहेंगी और आपका एग्ज़ाम बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैथ्स में कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। तो सीरीज़ को फॉलो भी करिए, अपने यार दोस्त मित्रों को भी बताइए कि इसको फॉलो करना है। ये 200 सेट्स की सीरीज़ है, इसमें हम लोग 39th सेट आज करने वाले हैं। और ये जो क्लासेस हैं इनकी वीडियोस को हम मंडे वेंसडे फ्राइडे को सुबह 11 बजे अपलोड करते हैं इस एग्जामो यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेक श्योर करें कि आप हर एक क्लास को, हर एक वीडियो को बहुत अच्छे से अपने स्टडी प्लान में इसको स्थान दें और इसको फॉलो करें, तो आपको इसका ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है, राइट। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता देता हूं कि ये जो अभ्यास डीपीक्यू की सीरीज़ है, इसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। ये 200 डीपीक्यूज हम लोग कराने वाले हैं और अगर आपको इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम है ट्रायमोसर ऑफिशियल। आप ये क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं। हमसे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ना ना भूलें, ये उसका क्यूआर कोड है, इसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में सारे जो 15 क्वेश्चन हैं उनको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला सवाल आपके सामने है कि अगर हम मिल्क के प्राइस को 30% से इंक्रीज कर दें, रेस कर दें, यानी बढ़ा दें, तो जो परसेंटेज है जिससे फैमिली को अपना कंजम्पशन रिड्यूस करना चाहिए कि उनका एक्सपेंडिचर ना बढ़े। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा केस होता है जिसको हम बोलते हैं कि जो है प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। ठीक है, मतलब जो भी आपका प्राइस है, जो भी आपका कंजम्पशन है, खपत है, वो एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है, बराबर होता है। अब देखिए यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम चाहते ये हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर चेंज ना हो, है ना, नॉट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर। तो इस केस को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि ये दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं, यानी बदलना नहीं चाहते हैं, कांस्टेंट रखना चाहते हैं, फिक्स रखना चाहते हैं। एक का परसेंटेज चेंज दिया होता है और दूसरे का परसेंटेज चेंज हमें निकालना होता है। तरीके बहुत सारे होते हैं, एक जो नॉर्मल तरीका है वो पहले आपको वो दिखाता हूँ। तो एक चीज़ ये कह रहा है आपसे कि भाई आपका जो प्राइस है वो आप 30% से बढ़ाने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं हमारी इनिशियल प्राइस 10 थी, तो 30% से बढ़ के वो 13 हो जाएगी। और अगर हमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है तो हमें कंजम्पशन को 13 से 10 करना पड़ता है। अगर ये रेशियो 10 से 13 हो गया तो ये रेशियो 13 से अगर 10 हो जाएगा तो प्रोडक्ट हमारा सेम रहेगा 130। तो जब ये 10 से 13 हो रहा है, 30% बढ़ने का मतलब होता है 10 का 13 हो जाना, तो ये 13 से 10 होगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वही 3/13 इंटू 100 परसेंटेज में वैल्यू हो जाएगी आपकी। और इसको हम बोलते हैं 300/13%। और 300/13% को अगर आप सॉल्व करेंगे, 13 दूना 26 बनेगा, 40 बचा, 13 तिया 39 हो गया, एक बचा, तो 23 1/9% आपका आंसर आ गया। 23 1/9 नहीं बल्कि 1/13 होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 13 है। तो एक जो बचा वो 23 1/13 आपका आंसर हो गया, जो कि आंसर हो गया सी। अब इस सवाल को ए बी रूल से भी किया जा सकता है। ए बी रूल क्या है कि जब भी आपका ए इंटू बी कॉन्स्टेंट हो तो ए बी रूल लगा सकते हैं। ए बी रूल का मतलब ये है कि अगर मेरी ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं, जैसे प्राइस इनटू कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर है, अगर ये प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो मान लिया कांस्टेंट है, किन्हीं भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर मुझे कांस्टेंट रखना है और एक वैल्यू में मैंने बदलाव कर दिया है 30% का, जिसको मैं बोलूँगा +3/10 का, तो दूसरे में क्या चेंज हो कि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे, उसका तरीका ये होता है कि आप कहें ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये 3 ही रहेगा, न्यूमरेटर बदलता नहीं है, और डिनोमिनेटर हो जाता है 10 + 3 यानी 13। तो ये फ्रैक्शन में दूसरी वैल्यू में इतना चेंज होना चाहिए। माइनस का मतलब डिक्रीज, न्यूमरेटर को कभी बदलना नहीं है। और डिनोमिनेटर को कैसे लिखना है, ये आपका डिनोमिनेटर है, प्लस का साइन है, न्यूमरेटर है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर आपको यहाँ से यहाँ आना होता तो क्या करते,
आप कहते हैं देखो न्यूमरेटर को 3 ही रखेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 को 3 ही लिख देंगे, न्यूमरेटर में कोई बदलाव नहीं है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या लिखते, ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में चूंकि यहाँ माइनस का साइन लगा है तो घटा के लिख देते, तो ये +3/10 बन जाता। अब जैसे ही आपने इसको कहा -3/13, आप इसको 100 से गुणा करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉल्व करूंगा मैं, 13 दूना 26, 40, 13 तिया 39, सेम प्रोसेस, और आपकी वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आ गई -23/1/13। तो ए बी रूल से भी ये सवाल हो सकता है, और जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ए बी रूल से ये चीज़ें मेंटली होने लगती हैं। आप क्विकली +3/10 से सोचेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, 3 3 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 10 3 13 आ जाएगा, तो -3/13 का परसेंटेज आप सीधा ये लिख के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्विक हो जाता है। अगला सवाल कहता है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो क्लेम करता है कि वो सेल कर रहा है मस्टर्ड ऑयल को 160 रुपये पर किलो में, जिसकी कॉस्ट एक्चुअल में 120 रुपये पर किलो है, लेकिन वो एक काम और कर रहा है, वो बेईमानी भी कर रहा है। तो आपको बताना है इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो देखिए, इस सवाल को हम कैटेगराइज करते हैं कि भाई एक हमारे पास डिसऑनेस्ट सेलर है, एक बेईमान विक्रेता है। अब इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट जानना है वो ये जानना है कि देखो, मुनाफा 2 तरीके से कमाया जा सकता है। एक कि अगर वो बेईमानी नहीं करेगा तो नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस में हम पढ़ते ही हैं भाई कि भाई एक मार्कअप परसेंटेज होगा, अगर डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट लगा देंगे और नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर दी है कि भाई 120 रुपये की चीज़ को 160 में बेच रहा है, ये नॉर्मल गेन है इसका, क्योंकि वो बोल रहा है कि 120 में खरीद है और मैं उसको 160 में बेच रहा हूँ। तो ये नॉर्मल मुनाफा है, जिसको हम बोलेंगे 40 का मुनाफा है, यानी +1/3 का मुनाफा हो गया, 33/3% का। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। ये बेसिकली ये तो कर ही रहा है, ये तो कमा ही रहा है और ये कस्टमर को भी बता रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये क्वांटिटी भी कम दे रहा है। और जब क्वांटिटी कम देता है तो बेईमानी की वजह से एक एक्स्ट्रा मुनाफा होता है, जिसको हम सक्सेसिव में अप्लाई करते हैं। अब आपने 1 लीटर बोल के, यानी 1000 ml बोल के आपने दिया 900, तो 100 बचा लिया, तो यहाँ जो मुनाफा होता है आपका वो होता है 100/900, यानी 1/9 का, 1/9 का। तो 1/9 का जो मुनाफा है वो सक्सेसिव में ऐड करेंगे। तो कहने का मतलब, मैं अब इसको लिख देता हूँ, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 में आप नॉर्मल मुनाफा लिखेंगे बिना बेईमानी वाला। तो भाई 120 की चीज़ अगर 160 में जा रही, तो मैंने अभी आपको दिखाया कि +1/3 का मुनाफा होगा। अब बेईमानी से होने वाले मुनाफे को मैं थोड़ा सा जल्दी लिखना आपको सिखाता हूँ कि भाई 900 ml की जगह आपने एक लीटर की जगह 900 ml ही दिया, यानी 1000 का पैसा लिया, 900 दिया, तो इसको आप बोल सकते हैं 100/900, 1/9। यहाँ पर भी आप ए बी रूल लगा सकते हैं। ए बी रूल ऐसे कहेगा कि तुमने 1000 की जगह 900 ही तौल के दिया उसको, यानी तुमने 10% कम मेज़र करके दिया, 10% की बेईमानी कर लिया आपने। तो जब भी आपका -1/10 आप कम तौल के दोगे या मेज़र करके दोगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग होने वाले मुनाफे को मैं ए बी रूल से लिख सकता हूँ। मैं कैसे लिखूंगा, इस माइनस को प्लस में लिखूंगा, न्यूमरेटर को मैं टच नहीं करूंगा, और डिनोमिनेटर मेरा बन जाएगा 10 - 1 यानी 9, +1/9। तो यहाँ से होने वाला मुनाफा +1/9 है। जैसे मान लिया कोई होता जो 25% कम मेज़र करके देता, मतलब मान लिया 750 ml ही देता 1 लीटर की जगह, तो 25% कम तौल के दिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 25% -1/4 होता है। तो इससे होने वाला जो मुनाफा होगा वो माइनस का प्लस हो जाएगा, न्यूमरेटर 1 का 1 रहेगा और डिनोमिनेटर में 4 - 1 3 लिख देंगे, तो होने वाला मुनाफा आ जाता +33/3%। अगर 25% कम तौल के दिया गया होता तो इस बेईमानी से होने वाला मुनाफा 33/3% होगा। तो ये ए बी रूल से भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अब मेरे पास जो केस है वो ये है कि एक मुनाफा ये है, एक मुनाफा ये है, दूसरा मुनाफा मुझे 1/9 लिखना चाहिए था, तो मैं उसको 1/9 लिख देता हूँ। अब इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूँगा तब मुझे मिलेगा फाइनल वैल्यू। इन दोनों के कम्बिनेशन से मुझे मिलने वाली है फाइनल वैल्यू। तो वो फाइनल वैल्यू ज़रा लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे इसका मतलब है 3 का 4 हो जाना, ये +1/3 को डिनोट करता है, +1/9 डिनोट करता है 9 का 10 हो जाना। तो अगर इनके कम्बिनेशन से मुझे निकालना हो कि क्या होगा, तो ये बनेगा 9 त्रिक 27 का 40 हो जाना, ठीक है। 27 40 हो रहा है। अब इसका मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, तो आप कहोगे 13 का बदलाव है, तो ये हो गया 13/27। ये मेरा आंसर हो गया। अब इस 13/27 को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, ठीक है।
मैं दोनों तरीके डिस्कस करूंगा। तो पहला तरीका ये है कि नॉर्मल प्रोसेस है कि मैं इसको लिखूं 1300/27, 100 से गुणा किया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करूं तो मैं कहूँगा 27 चौके 108 होता है, 27 पंचे 135 होता है। ठीक है, 27 चौके 108 गए, 108 के बाद यहाँ पर 130 में से कितना बचेगा, 22 बचेगा, यानी 220। अब 220 अगर बचा तो 27 को आप 8 बार लेके जा सकते हैं। 27 इंटू 8 216 होता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, 3 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब बनाएगा 6 का क्यूब, तो ये वैल्यू 216 के बराबर होती है। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 इंटू 8 216। तो 220 बचा था, 27 8 216 हो गया, बचेगा 4, दशमलव लगाया, एक जीरो आ गया, 40, 27 सेकंडम 27 बचा 13, फिर आप जाओ 27 चौके 108, राइट। तो ये 48.14 आपकी वैल्यू आ गई, ऑप्शन ए। अब देखो इसको जल्दी सोचने का तरीका क्या था, मैं अब उसको बताता हूँ। मतलब आपको कैलकुलेशन में अगर इसको फास्ट करना है तो कैसे करोगे, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर। जैसे ही आप 13/27 देखेंगे, 27 का आधा कितना होता है, आप कहोगे 13.5 होता है, यानी 13.5/27 मेरा आधा है 13.5, तो 50% होता है। यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि मेरा आंसर 50% से कम है, ये बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आपके बी और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए क्योंकि वो 50 से बड़े हैं। 27 का आधा 13.5 होता है, न्यूमरेटर में मेरे पास 13 लिखा है जो कि इससे कम है, तो मेरा आंसर 50% से कम है, पहली बात। एक और पॉइंट देखिएगा, आप अगर 13 पे वापस जाओगे तो आपको 0.5 कम करना पड़ेगा। अब मुझे बस ये पता करना है कि 0.5 27 का कितना परसेंट है, मैं उतना 50 में कम कर दूं। अब देखिएगा 27 जो है इसका 1% आपको पता है कितना होगा, 0.27, और इसका 2% कितना होगा, ये होगा 0.54। हमें कम करना है 0.5, 0.54 2% है, यानी मुझे जो कम करना है 50 में वो 1 से 2% के बीच है। अगर मैं 50% में से एक ऐसी वैल्यू घटाऊं जो 1 दशमलव कुछ कुछ है, 1 से 2 के बीच का मतलब क्या हो गया, 1 दशमलव कुछ कुछ है। अगर मैं ऐसा घटाऊंगा तो मेरा उत्तर आएगा 48 दशमलव कुछ कुछ। दशमलव में क्या होगा मुझे नहीं मतलब है, पर 48 दशमलव कुछ कुछ आएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए। जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की, तो आप परसेंटेज से खेल पाएंगे। आपको एक्चुअल डिवीजन करना ही नहीं, आप मेंटली सोच पाएंगे 27 का आधा कितना होता है, 13.5, 13.5 कम, इसका 1% होगा 0.27, यानी लगभग 2% कम करना है, लगभग 48 के आसपास मेरा आंसर है, ए ऑप्शन आप लगा दोगे। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी एक्चुअल कैलकुलेशन का तरीका भी मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक मोबाइल केस है जो 400 रुपये का है, उसको हम 15% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। अगर प्राइस को हम फर्दर 5% से कम करें, फर्दर का मतलब हो गया, ये मामला हो गया आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। तो अगर मैं इसको फर्दर 5% से कम करूं तो हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो देखिएगा मेरे पास एक 400 रुपये की चीज़ है, इसको मैं 15% का डिस्काउंट ऑलरेडी दे रहा हूँ। अब मैं इसको फर्दर देना चाहता हूँ 5% का डिस्काउंट। 15% 400 का होगा 60, 60 कम होकर वैल्यू हो जाएगी 340। 340 का 5% अगर निकालना है तो आप मेंटली सोचो पहले 10%। 340 का 10% होगा 34, 10% 1/10 होता है, 34 हो गया। 5% उसका आधा होगा 34 का, कितना होगा 17। ये मेंटल कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अब 340 में 17 घटाऊंगा, मेरी वैल्यू आ जाएगी 323। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया सिंपली डी। डी इज द राइट आंसर, यहां किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। यह सवाल आपसे कह रहा है कि आपको सीआई और एसआई का सम दिया है कि ये 238 के बराबर है, और सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है यानी अंतर है वो 42 के बराबर है। आपको सीआई और एसआई का रेशियो निकालना है। तो देखो मैं सीआई को लिखूंगा सिंपली ए और मैं एसआई को लिखूंगा बी। तो मैं कहूँगा ए प्लस बी जो है मेरा वो 238 है, और ए माइनस बी मुझे दिया है कि ये 42 के बराबर है। मुझे ए बटा बी की वैल्यू चाहिए। तो ए बटा बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसके कई तरीके हैं। एक तो आप ए और बी की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2a, और 2a की वैल्यू इन दोनों को ऐड करने से मिल जाएगी 280। आपको a लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 2a लिख लो चल जाएगा। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको 2b मिल जाएगा। तो 2b की वैल्यू अगर आप इसमें घटाएंगे, 38 में से 42 घटाना है, तो आप एक तरह से देखें आप, तो ये वैल्यू आपकी 196 आ रही है। अब अगर आपको 2a और 2b मिल गया तो मुझे अगर a और b का रेशियो निकालना है तो मैं सीधे डिवाइड कर दूं, तो 2a बटा 2b की वैल्यू आ जाएगी सीधे।
280 बटे 196, 2a बटा 2b क्या है, a बटा b है, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है मुझे। देखो साफ साफ दिख रहा है ये 14 का स्क्वायर है और ये 280, अगर आप 14 से काटोगे तो यहाँ 14 मिलेगा और यहाँ 20 मिलेगा। ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा 10/7। आपका आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन, 10/7। 10/7 आपकी वैल्यू बहुत ही सरलता से सॉल्व होके आ गई। देखिए दूसरा तरीका इस सवाल को करने का ये था कि हम सीधे a+b/a-b लिख लेते और a+b-a/b लिखने से ये वैल्यू ऐसी हो गई। आप काटना चाहो तो काट लो, नहीं काटना मत काटो। इस पे जैसे ही हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, देखिए a+b/a-b जब भी है, ध्यान रखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2a/2b आ जाता है जो कट के a/b हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए a+b/a-b पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया तो मुझे a/b मिल जाता है। सेम काम यहाँ करिए, यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे 238 + 42 ऊपर आएगा और यहाँ 238 - 42 आ जाएगा। आगे का मामला बिल्कुल सेम है, 280 बटे 196 सॉल्व करेंगे 10/7 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो प्रोसेस वही है, जस्ट तरीका लिखने का अलग है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बाकी कर यही रहे हो जो आपने यहाँ किया है, सेम कार्यक्रम यहाँ भी कर रहे हो। ठीक है, सवाल कर रहा है कि जो प्रेजेंट एज है रवि और मोहन की वो 4:5 में है। 6 साल के बाद ये रेशियो 6:7 हो जाएगा। फाइंड द मोहन्स एज 4 years एगो फ्रॉम द प्रेजेंट एज। अभी की जो प्रेजेंट एज है मोहन की, उससे 4 साल पहले बताना है कि क्या उम्र थी। तो हम कहेंगे देखो 4:5 यहाँ है, 6 साल के बाद ये वैल्यू 6:7 हो गई। इन दोनों का अगर आप अंतर निकालें तो ये 2 यूनिट बढ़ गया, ये भी 2 यूनिट बढ़ गया। देखो दोनों जगह 2-2 यूनिट का बदलाव आया। अब आप कहोगे ये जो 2 यूनिट का बदलाव है यही तो 6 वर्ष के बराबर है। दोनों 2-2 यूनिट बढ़ रहे हैं, दोनों 6-6 साल बढ़ रहे हैं, तो यही 2 यूनिट 6 साल के बराबर है, तो 1 यूनिट हमारी 3 साल के बराबर हो गई। और 1 यूनिट अगर हमारी 3 साल के बराबर हो गई तो ये 5 यूनिट क्या हो गई भैया, ये 5 यूनिट आपकी 15 साल के बराबर हो गई। और यही मोहन की प्रेजेंट एज है, ये मोहन की प्रेजेंट एज है, यहीं तो प्रेजेंट एज लिखा गया है इस कॉलम में। तो अगर मोहन की प्रेजेंट एज मुझे पता चल चुकी है तो 4 साल पहले और जाएंगे, 15 - 4 क्या हो गया, 11 वर्ष। 15 - 4 आपका 11 वर्ष हो गया, तो आपका 11 वर्ष डी उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। एक और थोड़ा सा अप्रोच लगा सकते हैं आप इस सवाल में, एज्यूमिंग कि सबकी एज इंटीजर में है। अगर सबकी एज इंटीजर में आप एज्यूम करोगे तो आप कहोगे प्रेजेंटली मोहन की जो एज है वो 5 की मल्टीपल होगी, और 4 साल पहले अगर हम जाएंगे तो उसकी जो एज होगी 4 घटेगा। अगर 5 घट जाता तो फिर से 5 का मल्टीपल होता, 4 घटेगा यानी 5 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर आएगा, और 5 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर मुझे डी ऑप्शन देगा। सिर्फ मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूं कि भाई 4 साल पहले मोहन की जो एज होगी वो 5k - 4 होगी। 5k - 4 का मतलब सिंपली है कि अगर मैं इस संख्या को 5 से डिवाइड करूंगा तो -4 रिमाइंडर आएगा, या कह लूं +1 रिमाइंडर आएगा, मतलब 5 के मल्टीपल से एक ज्यादा। तो आंसर होगा डी। डी ही एक आंसर है जो 5 से डिवाइड होकर एक रिमाइंडर दे सकता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। ये सवाल देखिए आपसे कह रहा है कि MS धोनी का एवरेज 25 इनिंग में कुछ था, 26वें इनिंग में धोनी साहब ने 184 रन बनाए, इससे उनका जो औसत है वो 4 रन से बढ़ गया। आपको बताना है नया एवरेज क्या है। अब ट्रेडिशनली अगर इस सवाल को आपको करना हो तो आप कैसे करते, आप कहते मान लेते हैं 25 इनिंग का एवरेज x है, इसमें 184 रन इसने और बना दिया, तो ये हो गया 26 इनिंग का टोटल। तो ये 26 इंटू औसत कह रहा है 4 से बढ़ गया तो x + 4 के बराबर हो गया। फिर आप सॉल्व करते 26x में 25x घटाते तो x मिलता, ये बराबर हो जाता आपका 184 - 26 इंटू 4। 26 इंटू 4 आपका 104 होता है। अगर मैं इसको घटा देता तो ये वैल्यू आ जाती सिंपली 80, लेकिन आपका आंसर 80 नहीं है, नया एवरेज x + 4 है, तो x + 4 की वैल्यू कितनी आ जाती, 84। तो आपका आंसर हो जाता डी। ये ट्रेडिशनल तरीका हो गया। अब आते हैं और हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल लॉजिकली करते हैं, ये सब मेथड नहीं लिखूंगा मैं। तो देखिएगा ध्यान से, एक बात का बस ख्याल रखना है आपको कि ये जो 184 रन बने हैं इसको समझते हैं पहले। ठीक है, कैसे समझना है। मान लिया औसत 4 से बढ़ने का मतलब यह है कि भाई ये 25 लोगों का औसत मान लेते हैं x था, तो अगर इन 25 लोगों का औसत x था और जो 26वां बंदा आ रहा है या बोलें 26वीं इनिंग में जो रन आ रहा है, 25 इनिंग में मान लिया औसत x था,
26वीं इनिंग में जो रन आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसका औसत अगर 4 से बढ़ा रहे हैं तो ये 25 लोगों को 4 ईच देंगे, यानी 100 टोटल जब बढ़ता है तब 25 लोगों का औसत 4 से बढ़ता है। या ऐसे कह लें सबको 4 दे दिया तो औसत 4 से बढ़ गया, तो 25 इंटू 400 तो इन 25 लोगों को देना पड़ेगा। अब ये लेन देन की प्रक्रिया जब खत्म हो गई तो ये 26वें आदमी के पास अभी कितना बचा है, 84। क्या ये कुछ और दे सकता है? नहीं, क्योंकि और देगा तो औसत तो 4 बढ़ चुका है, और बढ़ जाएगा, और बढ़ाना नहीं है, 4 ही बढ़ाना है। तो जो 84 इसके पास बचा है, अगर मैं अब सारे 26 लोगों को एक साथ देखूंगा और औसत अगर 84 है तो इसका मतलब ही यही है कि नया औसत 84 है, क्योंकि अब ये फर्दर किसी को कुछ दे नहीं सकता है, तो नया औसत 84 हो गया। ठीक है, अगर फर्दर देना संभव नहीं है तो जो उसके पास बचा है वही नया औसत है। ठीक है, तो 84 आपका आंसर हो गया। ये सवाल देखिए, कह रहा है द्रविड़ एक टास्क को 6 घंटे में खत्म कर सकता है, सचिन उस टास्क को 8 घंटे में खत्म कर सकता है। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो बताना है कितने समय में ये टास्क खत्म हो जाएगा। गौर से देखिएगा, द्रविड़ 6 आवर्स, सचिन 8 आवर्स, 6 और 8 का औसत लिखेंगे, आपको मिलेगा 24। 24 में 6 से डिवाइड होगा तो 4 यूनिट पर आवर, 8 24 से डिवाइड होगा, 24 8 से डिवाइड होगा, इसको कहेंगे 3 यूनिट्स पर आवर। अब टोटल वर्क हमारा 24 यूनिट है। अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो हम कहेंगे कि भाई 24 यूनिट का काम कराना है और 4 3 7 यूनिट ये मिला के कर सकते हैं, तो यही मेरा आंसर हो गया। 7 3 21, 3 24, ये हो गया 3 सही 3/7 घंटे आवर्स। अब इस सवाल को करने का एक तरीका भी है कि अगर ये कहें ए है, ये हमारा बी है, अगर 2 लोग हों, एक का समय ए है, दूसरे का समय बी है, और दोनों को मिला के अगर मैं काम करवा दूं तो जो कंबाइंड टाइम लगता है, उन दोनों को मिला के जो समय लगता है, जिसको मैं बोल सकता हूं कंबाइंड टाइम कितना लगेगा अगर एक साथ काम करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपली ए बी अपॉन ए प्लस बी। इस फॉर्मूले से भी ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। हम कहेंगे 6 इंटू 8 48 बटे 6 8 14। ठीक, यह 48/14 हुआ। 48/14 को हम क्या बोलेंगे भाई, 24/7, और 24/7 यही है जो अभी निकाला है हमने, 3/7 आवर्स। तो ये फार्मूला भी यूज़फुल है अगर 2 ही लोग हैं और उनको कंबाइंड काम करा के मुझे देखना है कितना टाइम लगेगा, तो ए बी अपॉन ए प्लस बी वाला फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे भी आपका सवाल जो है जल्दी हो जाएगा, कोई ज़्यादा समय नहीं लेगा ये सवाल। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि हरीश अपनी जर्नी 7 घंटे में पूरा करता है, वो आधी दूरी 80 की स्पीड से पूरा करेगा और बाकी की जो दूरी है वो 60 की स्पीड से तय करेगा। आपको बताना है कि ये पूरी जो जर्नी है वो कितनी लंबी है। तो आप ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि हमारी पूरी दूरी 2x की है। अब पहली जो आधी दूरी है वो x है, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर तय करेगा तो जो समय होगा, टाइम क्या होता है आपका, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस x, आधा x अपॉन 80 हो गया, अगला आधा डिस्टेंस x अपॉन वो 60 से जा रहा है, और ये टोटल टाइम मुझे लग रहा है 7। तो इसी को मुझे सॉल्व करना है, एलसीएम लूंगा, 240 बनेगा, 80 इंटू 3 240 होता है तो ये 3x हो गया, 60 इंटू 4 240 होता है तो ये 4x हो गया। यहाँ वैल्यू आपकी 7x आ गई। 7x अपॉन 240 अगर मैं निकालूंगा तो ये 7 के बराबर होगा। यहाँ से x की वैल्यू आप देखेंगे 240 आ गई। अब आंसर 240 नहीं है क्योंकि टोटल डिस्टेंस मैंने 280 मान रखी, मतलब 2x मान रखी है ना, तो ये 2 इंटू 240 करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 480 किलोमीटर। ये है तरीका नंबर 1। एक दूसरा तरीका भी इस सवाल को करने का है और उस तरीके से भी इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो दूसरा तरीका देखिए कुछ ऐसे होगा कि आधी दूरी 80 से, बाकी आधी दूरी 60 से, यानी दूरी तो सेम हो गई ना, x और x की दूरी हो गई। यहां तुम 80 की स्पीड से जा रहे हो, यहां तुम 60 की स्पीड से जा रहे हो। जब दूरी समान है तो जो टाइम होता है, देखिएगा ध्यान से, जो टाइम होता है t, वो स्पीड्स का उल्टा हो जाता है। रेशियो की बात कर रहा हूं, ये 80 और 60 है, तो टाइम रेशियो अगर आप निकालने जाएंगे तो टाइम रेशियो यहां पर उल्टा बनेगा, 60:80। तो 60:80 अगर आप लिखेंगे यहां पर तो ये हो गया 3:4, टाइम रेशियो 3:4 हो गया। अब आप कहोगे टोटल टाइम तो 7 घंटे लग रहा है,
तो 3 और 4 का टोटल भी 7 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 यूनिट 3 घंटे के बराबर हो गई, 4 यूनिट 4 घंटे के बराबर हो गई। यानी ये दूरी चलने में मुझे 3 घंटा लगा और ये दूरी चलने में मुझे 4 घंटा लगा। अब 80 को मैं 3 से गुणा कर लूँ, 240 मिल गया। अब नेचुरली ये भी 240 ही आएगा, ठीक है। 240 + 240 480 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से भी सवाल को किया जा सकता है, ठीक है। ये सवाल देखिए, ये सवाल कर रहा है कि जी हमारा इन सेंटर है ट्राइंगल पी क्यू आर का और एंगल पी हमारा 50 डिग्री है। तो हमें बताना है कि क्यू जी आर एंगल किसके बराबर होगा। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है और इस पैटर्न पे एसएससी ने बहुत सवाल पूछ रखे हैं पहले भी। सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किलात नहीं है। तो देखिए इसमें कैसे करना होता है, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इन सेंटर बनता कैसे है। इन सेंटर बनता है इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, कोण समद्विभाजक जो होते हैं उनके इंटरसेक्शन से मेरा इन सेंटर बनता है। अगर आप तीसरा बनाएंगे ना तो तीसरा भी यहीं से पास होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए जो इस सवाल का है वो ये है कि यहां पर ये वाला जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल अगर थीटा होता है तो ये वाला एंगल 90 + θ/2 होता है। अभी जो सवाल आपका दिया हुआ है इस गौर से सवाल को देख लीजिएगा। ये सवाल आपसे कह रहा है कि भाई मेरा पी क्यू आर ट्राइंगल हो गया, जी हमारा इन सेंटर हो गया, अंतः केंद्र हो गया, ये थीटा की वैल्यू सवाल में 50 डिग्री दे दी है, आपसे क्यू जी आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको एंगल क्यू जी आर जो आप मुझसे पूछ रहे हो वो बनेगा 90 डिग्री + 50 डिग्री/2। 90 और 25 115 डिग्री हो गया। तो आंसर हो गया आपका सी। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सवाल देखिए आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें बी सी को एक्सटेंड करेंगे डी पॉइंट तक, ए सी डी एंगल 120 डिग्री होगा। एंगल बी हमारा एंगल ए का 1/3 है, तो एंगल बी कितना है ये बता दो। तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब इस सवाल को हम सोच पाएंगे कि क्या बोल रहा है ये। तो सवाल देखिए क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कुछ ऐसा कि ऐसे आप एक लाइन खींचो, इसको बोल रहा है कि बोलिए ए बी सी और डी। आपसे सबसे पहले बोला गया कि ये वाला एंगल जो है वो 120 डिग्री है, लिख दिया मैंने। एंगल बी कह रहा है एंगल ए का 1/3 है, तो मैं इस एंगल को अगर 3 थीटा बोलूंगा तो ये एंगल हमारा 1/3 हो गया, थीटा हो जाएगा। अब एक आपको सबको याद होगा कि जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होता है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को एक्चुअली में सबको पता होगा, 9th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है किसी भी त्रिभुज में कि ये जो आपका एंगल है, ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल ए सी डी, तो यहाँ पर एंगल ए सी डी जो होता है ना, वो अंदर के इस वाले एंगल को छोड़ के, अंदर के इस वाले एंगल को छोड़ दो, बाकी जो दोनों एंगल होते हैं इनका सम होता है। तो दो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं बाकी दोनों एंगल्स के, उनका सम होता है। तो यहां आप कहोगे कि भाई 120 डिग्री जो मेरा है ये 4 थीटा के बराबर है, तो थीटा की वैल्यू तो हमारी 30 डिग्री हो गई। अब सवाल में देखो पूछा क्या है आपसे, एंगल बी ही पूछा था, एंगल बी आपका थीटा है, थीटा आपका 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आपका उत्तर हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है, बी राइट आंसर। ये सवाल देखिएगा, ये सवाल आपसे कह रहा है कि पी क्यू आर त्रिभुज में एस हमारा मिड पॉइंट है क्यू आर का, लेंथ पी एस की 12 सेंटीमीटर है, टी हमारा पॉइंट है पी एस पर इस तरीके से कि एस टी हमारा 1 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ टी फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले देखिए इस सवाल को बहुत गौर से देखना है हमें। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है बेसिकली, जिसको अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो इसको हम बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। और गुरुत्व केंद्र कैसे बनता है? ये बनता है अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लूं, किसका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, यानी माध्यिकाओं के इंटरसेक्शन से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मुझे मिलता है गुरुत्व केंद्र। अब यहां पर एक और प्रॉपर्टी है जो हम सभी को जाननी चाहिए सवाल को करने के लिए, कि अगर मेरे पास कोई एक मीडियन है, ये मीडियन है, ठीक, तो मीडियन ये इस भुजा को ऐसे बांट देता है, और ये मान लिया सेंट्रॉइड है, जिसको मैं बोल देता हूं लेट से, यहां पर जो भी हो, सेंट्रॉइड को यूजुअली जी से डिनोट करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है कि सेंट्रॉइड जो होता है ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, जहां ये 2 वाला हिस्सा किधर होता है? शीर्ष की तरफ होता है, वर्टेक्स की तरफ होता है, जहां से ये मीडियन निकल रहा होता है,
और ये एक वाला हिस्सा वो उस शीर्ष के अपोजिट वाली भुजा की तरफ होता है। तो अब इस सवाल को जरा गौर से देखेंगे कि हम बनाने जा रहे हैं सबसे पहले तो मीडियन। तो ये हमने बना दिया मीडियन। अब इस मीडियन में क्या क्या बोला गया है कि जो पी क्यू आर हमारा त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज हो गया पी क्यू आर, इसमें एस हमारा क्यू आर का मिड पॉइंट होगा, तो ये एस हो गया। पी एस की जो ओवरऑल वैल्यू है ये 12 दी है, लिख दी मैंने। टी एक पॉइंट ऐसा है पी एस पर कि एस टी हमारा 1 है, तो टी हमारा कहीं यहां होगा, एस टी हमें 1 दिया हुआ है। आपको बताना है कि टी की जो दूरी होगी वो सेंट्रॉइड से कितनी होगी। सेंट्रॉइड कहाँ है जरा लोकेट करते हैं, तो आप कहोगे 12 का अगर आप 1/3 निकाल लें तो 4 बनता है, तो सेंट्रॉइड एस से 4 की दूरी पे होगा। ये दूरी 4 होगी, ये दूरी 8 होगी, क्योंकि मैंने आपको रेशियो दिखाया है, यहाँ पर 1:2 बनता है, तो यहाँ 1/3 दूरी पर होता है ये। तो इसलिए ये जो जी पॉइंट बनेगा जो कि हमारा सेंट्रॉइड होगा, इस सेंट्रॉइड की एस से दूरी 4 सेंटीमीटर होने वाली है। तो अगर मुझे सेंट्रॉइड से टी पॉइंट की दूरी चाहिए, जिसको मैं टी जी बोलूंगा, वो 3 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि टी पॉइंट तो खुद ही 1 सेंटीमीटर दूर है, और ये टोटल अगर 4 है तो ये 3 होगा, तो 3 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो गया। आपका उत्तर हो गया बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सवाल देखेंगे। सवाल कह रहा है कि अल्टीट्यूड एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का 4√3 सेंटीमीटर, तो आपको बताना एरिया कितना होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में जो अल्टीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कि उसके पता हुए बगैर तो ये सवाल होना नहीं है। तो सबसे पहले मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, ये आपका अल्टीट्यूड बना दिया। ऐसे 3 अल्टीट्यूड होंगे, इसको एक बना दिया, काफ़ी है। ये हमारी भुजा हो गई ए, ये हमारा अल्टीट्यूड हो गया। अल्टीट्यूड की जो लेंथ होती है ना, ये होती है √3/2 इंटू ए, यानी भुजा। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे इस सवाल में √3/2 इंटू ए मुझे दिया हुआ है, जो कि 4√3 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी। ए की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे √3 से √3 कट जाएगा, ए की वैल्यू 8 आ गई, ए मैंने 8 लिख दिया। ए अगर 8 आ गया तो मुझे तो एरिया निकालना है, तो आप कहोगे मुझे निकालना है √3/4 ए स्क्वायर। तो ये बनेगा √3/4 ए स्क्वायर हो गया आपका 64, तो ये हो गया 16√3। आप कहोगे सर 16√3 तो कहीं उत्तर में दिया ही नहीं हुआ है, दिख ही नहीं रहा है। देखो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब एक ही बचा, वही सही होगा, बट आप कहोगे सर वो तो 16√3 दिख नहीं रहा है वो देखिएगा 48/√3 क्या है। अगर मुझे अपने ऑप्शन में √3 नीचे लाना हो तो मैं √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। अगर मैं गुणा कर दूं तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, 16√3, √3 कितना बना गया 48, 48/√3 बन गया। तो 48/√3 इज नथिंग बट 16√3। ठीक है, इस तरह से आप ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। देखिए सवाल को करने का एक और छोटा तरीका है। अगर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता हो तो मैं बता सकता हूं, राइट। तो वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। कि आप ये ध्यान रखिए कि कभी भी अगर मेरे पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी भुजा को मैं 2 मान लेता हूं, तो कुछ बातें मैं लिख रहा हूं। ऐसी त्रिभुज का, इस त्रिभुज का, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जिसका भुजा 2 है, उसका पेरीमीटर 6 होगा, और उसका जो एरिया है वो √3 होगा, और उसका जो अल्टीट्यूड है वो अल्टीट्यूड आपका होगा सिंपली, ये भी √3 के बराबर होगा। अब एरिया आपको पता है कि लेंथ स्क्वायर होता है। मेरा कहने का मतलब आप लेंथ छोड़ दो, आप ऐसे मेंटली सोचो कि एरिया को यूजुअली मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं, पेरीमीटर को मीटर में करते हैं, अल्टीट्यूड को भी हम मीटर में करते हैं, क्योंकि ये लेंथ है। अब इस सवाल में मुझे क्या दिया हुआ है, कैसे इस चीज को आप रिलेट कर पाएंगे। आपको अल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है 4√3। आप कहोगे जो ट्राइंगल मैं जानता हूं उसका अल्टीट्यूड √3 होता है, लेकिन जो ट्राइंगल आप मुझे दे रहे हो उसका अल्टीट्यूड आप कर रहे हो 4√3 है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आप जो ट्राइंगल मुझे दे रहे हो उसमें अल्टीट्यूड अगर 4 गुना है तो आप कह रहे हो मतलब उसकी लंबाई 4 गुना है, यानी हर लंबाई कंपोनेंट 4 गुना हो गया। तो इसका जो एरिया बनेगा वो जो ट्राइंगल आप जानते हो उसका एरिया √3 होता है, लेकिन इस ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा, जब लंबाइयां 4 गुना हो जाती हैं तो एरिया 16 गुना हो जाता है। तो हम जानते हैं कि भुजा अगर 2 होगी, अगर मेरी साइड 2 होगी तो एरिया √3 होता है, लेकिन आपने भी देखा कि अल्टीट्यूड अगर 4 गुना है तो एरिया 16 गुना हो जाएगा, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर होता है। लेंथ अगर 4 गुना हुआ तो एरिया
16 गुना हो जाएगा। आप एरिया 16√3 लिख सकते हैं एंड देन अल्टीमेटली वही 48/√3 के बराबर लगा सकते हैं उत्तर। तो ये जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं इस पेज पर, ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बहुत सारे प्रश्न सरलता से होंगे और आगे मैं इसको यूज़ करता रहूँगा बार बार जब भी सवाल आएंगे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए कि स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब साइड 2 होती है, पेरीमीटर 6 हो जाता है, एरिया √3 होता है और अल्टीट्यूड भी √3 के बराबर होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, प्लस जो थोड़ा सा बहुत डिस्कशन किया इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए सवाल कह रहा है कि आपसे कि x + 1/x अगर 3 है तो हमें x⁻6 + 1/x³ की वैल्यू चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो x⁻6 + 1/x मतलब सॉरी, इसको अगर मैं डिवाइड करके लिखूं x³ से तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी x³ + 1/x³। अगर मुझे x + 1/x3 दिया है तो ये कैसे निकलता है, ये बनेगा 3³ - 3 × 3। जब भी आपका x + 1/x a के बराबर होता है तो x³ + 1/x³ क्या होता है आपका ये a³ - 3a के बराबर होता है। जब भी आपका x - 1/x a के बराबर हो तो x³ - 1/x³ किसके बराबर होगा, ये वैल्यू आपकी a³ + 3a के बराबर होती है। ये दोनों एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में इनका खूब इस्तेमाल होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑलवेज कीप दिस इन द मेमोरी, ठीक। सो अब आते हैं और हम बात करते हैं कि इस सवाल का आंसर क्या है। तो आपको कहोगे ये तो बन गया 27 - 9 तो 18 के बराबर हो गया, आंसर हो गया सी, ठीक है, सिंपल। ये सवाल आपसे देखिए क्या कह रहा है, ये सवाल आपसे कह रहा है कि भाई मुझे वैल्यू बताओ एक गिवन एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन है x⁴ - 29x³ + 29x² - 29x + 19, इसकी वैल्यू x = 28 पे निकालनी है। तो इस सवाल में एक चीज़ समझिएगा कि जो 29 आपको हर जगह दिख रहा है वो बेसिकली x + 1 के बराबर है या नहीं है, यस, क्योंकि x की वैल्यू 28 है। अगर x 28 है तो मैं बोल सकता हूँ कि 29 x + 1 है, यस। अब देखिएगा यहाँ पर x⁴ लिखा मैंने, 29 की जगह मैं x + 1 रखूंगा तो ये बनेगा x + 1 × x³। 29 की जगह मैंने फिर से लिखा x + 1 तो बना x + 1 × x²। 29 की जगह मैंने रखा x + 1, ये बना × x + 19 की वैल्यू चाहिए मुझे। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, सबको खोल दो। x⁴ - x × x³ x⁴ बनेगा, माइनस का साइन आएगा, फिर -x³ आएगा, +x³ आएगा, +x² आएगा, -x² आएगा, -x आएगा, +19 हो गया। अब आप इस एक्सप्रेशन को अगर देखें तो सारी चीज़ें कैंसिल होती हुई दिख रही हैं, सिवाय बच क्या रहा है मेरे पास, -x + 19। अब x की वैल्यू आप ऑलरेडी बोल रहे हो कि 28 है तो ये -28 + 19 बन गया, जो कि -9 के बराबर हो गया और मेरा आंसर सी करेक्ट हो गया। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि 3 sin θ - 2 cos θ / cos θ - 3 sin θ 1 के बराबर है, तो हमें tan θ की वैल्यू बतानी है। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आप कहोगे 3 sin θ - 2 cos θ = cos θ - 3 sin θ बनेगा, यस। अब एक तरफ अगर करेंगे तो 3 sin θ मिल गया 6 sin θ, 2 cos θ उधर गया तो मिल गया 3 cos θ। cos θ से अगर दोनों साइड डिवाइड कर दूं मैं तो मुझे मिल जाएगा tan θ और उधर मिल जाएगा 3/6 यानी 1/2। tan θ की वैल्यू पूछी गई तो आंसर हो गया डी, 1/2। कहानी हो गई खत्म। तो इस तरह से हमारा DPQ ओवर हुआ। और आप ये टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर फॉलो करिए, साथ ही साथ ये व्हाट्सएप चैनल भी ज़रूर फॉलो करिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। इस क्लास को देखने के बाद एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कि आपको कैसी लगी ये क्लास, प्लस कोई अगर आपका फीडबैक है तो वो फीडबैक भी आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। ज़रूर बताइए DPQ अगर आप लगातार कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, डू राइट इट। साथ ही साथ अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि इसकी रीच और लोगों तक पहुँचे। लोगों को बताइए भी इसके बारे में। और DPQ की सीरीज़ के बारे में फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये सीरीज़ हमने चलाई है ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना हो, आप एग्ज़ाम में किसी भी सवाल से कभी घबराएं नहीं, परेशान ना हो, राइट। तो ये मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को सुबह 11 बजे आपको हर एक DPQ सेट इस चैनल पे अवेलेबल होता है, एग्जामो यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखें कि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको पता चले। और साथ ही साथ ये ध्यान रखिए, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को 11 बजे वीडियो आना ही आना है।
तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मंडे वेंसडे फ्राइडे को चैनल आके जब भी चेक करेंगे 11 बजे तो आपको एक नया वीडियो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए। सी यू इन द नेक्स्ट अभ्यास क्लास। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।